मैथमेटिकल थिंकिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ऐसे जिन भी उद्देश्यों के लिए ये मैथमेटिक्स एनसीईआरटी किट तैयार की गई है, ये सब तभी अचीव हो पाएंगे जब क्लासरूम में इनके साथ वेल कल्चर्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन के साथ काम हो। क्योंकि कोई भी टीएलएम सीखने की गारंटी नहीं देता है। सीखना तभी हो पाता है जब उसके साथ बच्चों का अंतर संबंध इंटरप्ले बेहतर हो, जिसमें शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज आपके साथ बात कर रहा हूं एनसीईआरटी मैथ किट के एक मटेरियल स्टैंपिंग पात्र के बारे में। हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां। सबसे पहले जानते हैं स्टैंपिंग पात्र किन किन अवधारणाओं के लिए प्रयोग लाया जा सकता। पैटर्न, आकृति, त्रिआयामी से द्विआयामी में परिवर्तन, धारिता का अनुमान लगाना, आंकड़ों का प्रबंधन। और एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो कि सभी आयामों में, सभी डोमेन्स में, सभी कंसेप्ट में छिपी रहती है, हिडन रहती है, वो है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, जो आज NEP 2020 के बाद फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी के ऊपर डॉक्यूमेंट आया है, उसके बाद निपुण भारत आया है। वो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन प्राइमरी क्लास में खासकर अलग से न होकर कुछ भी हम पढ़ाएंगे तो कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन पे तो आपको काम करना ही होगा। मीन्स बच्चों को बातचीत करने के, अभिव्यक्त करने के, तर्क करने के मौके देने ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंपिंग पैड से जुड़ी हुई गतिविधियाँ। गतिविधि नंबर 1, पैटर्न के लिए गतिविधियाँ। पैटर्न को पहचानना, अवलोकन करना, उसके आगे बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण दक्षताएं पूरे गणित की बुनियाद होती हैं। तो बच्चों को ये स्टैंपिंग पैटर्न को बनाने के भरपूर अवसर देते हैं। जो पहली गतिविधि आपको साझा कर रहा हूँ, इसमें 2-2 के समूह में बच्चों को विभाजित करना है। बच्चों को इसके लिए ज़रूरी सामग्री क्या क्या, बच्चों का पेपर होना चाहिए, स्टैम्प, स्याही, पैड उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद बच्चों को स्टैम्प पैड का उपयोग करके पेपर सीट पे स्टैम्प लगाना है, उनसे पैटर्न बनाने के लिए कहना है जो ये बनाएंगे। और फिर उसके बाद उन सबसे महत्वपूर्ण उनसे बातचीत करनी है, चर्चा करनी है कि आपने ये चित्र बनाया है, ये जो पैटर्न बनाए हैं, ऐसा क्यों किया, या इससे आप इसको रिप्लेस कर देते तो क्या होता, या जो कुछ उनके माइंड में है, जो कुछ वो साझा करना चाहते हैं। पहली सिंपल एक्टिविटी है, बच्चे अपनी मर्जी से पैटर्न बना रहे हैं। अब इन्हीं एक्टिविटी को हम आगे कैसे लेवल बढ़ा रहे हैं, आप इसको कनेक्शन देखना। दूसरी एक्टिविटी हम करें डिजाइन बनाना। तो हम कहेंगे कि डिजाइन बनाना है आपको इन स्टैम्प पैड को यूज करते हुए 2-2 के समूह में। उनको हम पेपर सीट, स्याही, स्टैम्प उपलब्ध कराएंगे। और जो डिजाइन के लिए आइडियाज चाहिए, मतलब बच्चों को शुरू में एकदम से डिजाइन सब नया हो सकता है, तो हम उन्हें ऑब्जर्व करने को कहें। कपड़ों पर, टाइल्स पर, कमीज पर, खिड़की के ग्रिल पर, पर्दों पर कोई डिजाइन होते हैं, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो हम केवल उनसे रिपीट करने की नहीं, उनसे कहने कि आप ऐसा ही बनाओ। अगर उनके माइंड में कुछ और भी है, कोई नया डिजाइन बनाना है, तो आप बनाइए। उन्हें उनकी कल्पनाओं के यात्रा पर जाने दीजिए, या वो जैसा चाहते हैं कि अच्छा ये आपको पर्दे पर या कपड़ों पर कैसा डिजाइन चाहते हो आप, आज छोटे बनाइए इन स्टैम्प की मदद। बच्चों को बनाने देते हैं। उसके बाद वो सब पूरी क्लास में अपने डिजाइन को दिखाएंगे, कैसे उन्होंने बनाया, क्या सोच के बनाया, और बाकी बच्चे फीडबैक देंगे, चर्चा करेंगे कि क्या और अच्छा हो सकता था। हमारा जो भूमिका अध्यापक की होगी, वो उन डिजाइंस की, जिसे हम डिजाइन बोल रहे हैं, जिसमें कुछ पैटर्न होता है, जिसमें कुछ रिपीटेशन होता है, तो इस ओर ध्यान देना ना कि पैटर्न ऐसे ही एक रैंडमली कुछ बनाएंगे बच्चे, पर कुछ में कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो जहाँ रिपीट हो रही होंगी वो एक पैटर्न बन रहे होंगे, और शायद वो ज़्यादा आकर्षक भी होंगे, सुंदर भी होंगे। तो बच्चों से इस पर चर्चा करें कि रिवीजन, बार बार रिपीटेशन एक ही चीज़ की पैटर्न में क्या भूमिका होती है, और कैसे डिजाइन में ये सुंदरता या आकर्षण से इनमें कुछ निष्कर्ष निकल के आता है या नहीं आता है। नंबर गतिविधि 3। अब हम अभी पहली गतिविधि में हमने देखा था बच्चे अपनी मर्जी पैटर्न बना रहे थे। तो पहली गतिविधि में हमने पैटर्न बनाए, दूसरी गतिविधि में कुछ डिजाइन बनाए, डिजाइन पर चर्चा की, उसमें पैटर्न के रिपीटेशन को देखा। तीसरी गतिविधि में पैटर्न के विस्तार पे पहुंचना है, यानी आप पैटर्न को अवलोकन करेंगे और दूसरे उसको ऑब्जर्व करके उसमें छिपे लॉजिक को पहचान के आगे बढ़ाना है। 2-2 ग्रुप में बनाएंगे, बच्चों को पैड, स्याही, पेपर उपलब्ध कराएंगे। इसमें करना क्या है कि पहले एक बच्चा पैटर्न बनाएगा, दूसरा बच्चा उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसको फिर रिपीट करना है, यानी अब दूसरा बच्चा पैटर्न बनाएगा, पहला बच्चा ऑब्जर्व करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे कि पहले बच्चे इजी पैटर्न बना रहे होंगे, तो हमें थोड़ा हेल्प करनी है कि थोड़े कठिनाई का स्तर बढ़ाएं पैटर्न का, हम उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न बना के दिखाएं। तो हम देखेंगे जब हम बच्चों को थोड़ी सी हिंट दे देंगे, तो बच्चे जिस तरह के पैटर्न बनाएंगे तो आश्चर्यजनक रूप से वो बहुत ऐसे होंगे जो हमें भी हमारी कल्पनाओं के परे हो सकते हैं।
तो बच्चों के साथ इस तरह की गतिविधि में नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। आप अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। अगली गतिविधि बाउंड्री ट्रेस करना। तो बाउंड्री ट्रेस करना मतलब ये जो हमारे पैटर्न के स्टैम्प हैं सब 3D के हैं, पर जब इनको अगर हम स्टैम्प पे लगा के पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो ये 2D आकृति छोड़ते हैं। तो जैसे क्यूबॉइड एक आयताकार आकृति 2D पे आएगा, तो जब अब 3D को 2D पे उसका जो रूप आएगा तो इनकी जो रिलेशन है इनकी उसे समझने में बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। तो बाद में हम इन द्विआयामी 2D आकृतियों के औपचारिक नामों से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये आकृति को आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये सर्किल है, ये वृत्त है। पर ये हम तय करना होगा बच्चों के और टीचर को, शिक्षकों को कब इसका इंट्रोड्यूस करना है। कोई जल्दबाजी इस पर ना करें, नाम बच्चे अपने एक लेवल पर आकर खुद जान जाते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हें इनका यूज करते हुए विभिन्न चित्र बनाने को कहेंगे, बाउंड्री ट्रेस कर रहे होंगे और 3D और 2D के रिलेशन को देख रहे होंगे। गतिविधि नंबर 5 एक अपने आप में खास है, जो एस्टिमेशन को बच्चों के बहुत मौके देती है, धारिता का अनुमान लगाना। आप देखेंगे सब ये होलो हैं, स्टैम्प के जितने हैं, तो एक दूसरे में हम इन ट्राई कर सकते हैं कि इस वाले स्टैम्प वाले कंटेनर में जो क्यूबॉइड वाला है, दूसरा जो ये छोटा वाला दिखाई दे रहा है सिर्फ मछली की आकृति का, या फिर जो दिखाई दे रहा है आपको स्टार वाला, कितने एक दूसरे में आ सकते हैं। हम एक ग्लास वगैरह अपने साथ यूज कर सकते हैं और उनसे अनुमान लगाने के मौके देंगे पहले बच्चों से कि वो रफ गैस करेंगे कितनी बार ये भर जाएगा, कितने में, रेत से या पानी से। फिर बाद में उनसे कहेंगे वेरीफाई तो करो जितना आपने जब लगाया था। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में बच्चों के जो अनुमान है बहुत सटीक और उनमें पैनापन आ जाएगा। बच्चे इसे बहुत आनंद से, इंटरेस्ट से इस गतिविधि को करते भी हैं। अब जब अनुमान लगाएंगे तो हम बातचीत कर सकते हैं कि कुछ है ही बिल्कुल ही तुक्का ही मार रहे हैं कि 20, 40, 100, तो कुछ अनुमान के पीछे के तर्क को हम जानने की कोशिश करेंगे। उन्हें गिलास के उस स्टेपिंग पात्र का उपयोग करके पानी से भरकर अनुमान की जांच करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे। हम सवाल पूछेंगे, यदि स्टैंपिंग पात्र में हम परिवर्तन करते हैं तो क्या ये जो नंबर्स है, जितने नंबर में गिलास भर रहा है उसमें कुछ चेंज आएगा। बच्चे इस कार्य को अलग अलग बर्तन का उपयोग करके अपने अनुमान की जांच करेंगे। आइए अगली गतिविधि को देखते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन में आंकड़ों को जमाना, इकट्ठा करना और दूसरा उन आंकड़ों से कुछ इन्फ्रेंस निकालना, उनकी व्याख्या करना। तो दोनों ही पहलू हम इन गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को 5-5 ग्रुप में बांट देंगे। अब बच्चे आपस में रोल तय कर लेंगे कि पाँचों में से किसका क्या भूमिका होने वाली है। हम बच्चों को आकृतियाँ, सीट, स्टैंपिंग पैड, स्याही उपलब्ध कराएंगे ही। बच्चे आपस में तय करेंगे कि मेरा रोल गिनने का है, एक का लिखने का, तीसरे बच्चे का चित्र बनाना, चौथे बच्चे का टेबल में नंबर लिखना और 5 बच्चे का पूरी कक्षा में कार्य को बताना। तो आपस में इंटरचेंज वो करते रहेंगे अपनी एक दूसरे की अपनी अपनी भूमिका को। प्रत्येक समूह विभिन्न स्टेम का यूज करते कुछ चित्र बनाएगा। बच्चों को चित्र बनाने के बाद पूछेंगे कि एक आकृति का, विशेष आकृति का उपयोग वो करें अपने चित्र बनाने में। फिर उनकी हेल्प करेंगे कैसे आंकड़ों को जमाया जाता है। एक टेबल बनवाएंगे उनसे और बताएंगे, उस टेबल में हमें हिंट दे देंगे कि भाई आपने पहले भी इस तरह गतिविधि की है, ये बताइए त्रिभुजाकार आपने कितने यूज किए, वृत्ताकार वाले कितने, वर्गाकार कितने, आयताकार कितने प्रयोग किए, या स्टार वाले कितने यूज किए। फिर हम बाद में उनसे बातचीत करेंगे। अब हमने आंकड़ों को जमा लिया, आंकड़ों से व्याख्या कैसे करनी है, आंकड़ों का व्याख्या कैसे करनी है। जैसे कि सबसे कम कौन सी आकृति प्रयोग की गई है, त्रिभुज से अधिक कौन कौन सी आकृतियाँ प्रयोग की गई हैं, ये जो वृत्ताकार वाले कितनी बार प्रयोग की गई है। इस तरह के सवाल हम बच्चों से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बच्चे गणित के जो मेन पहलू होते हैं या गणित का जो हमारा उद्देश्य है, सोच का गणितीयकरण, तो ये जो गतिविधियां हैं उस ओर बच्चों को ले जाती हैं, ना कि केवल मानक एल्गोरिथम के पीछे की दौड़ में बच्चों को शामिल करती हैं। आप बच्चों के साथ किए गए अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम जानना चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए कीजिए एक जरूरी और आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये आपका अपना चैनल है, मिलकर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को जरूर पा ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत।